देखो, सीआरपीसी में आज हम देखेंगे अध्याय 7 जो है वो बोलता है कि चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। तो इसमें जो ए है, मतलब जो क है, वो बोलता है पेश करने के लिए समन। तो इसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो 91 से लेके 105 तक के सेक्शंस है वो पढ़ेंगे। तो देखो, आज 91 जो है वो ये बोलता है कि दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी उपधारा एक जो है वो ये बोलती है कि जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भार साधक अधिकारी यह समझता है, 91 का एक आदेश भी जारी करते हैं, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा उसको, कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही है, किसी दस्तावेज, माइक बंद कर, अन्य चीज को पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है, तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसे दस्तावेज हैं या चीज के होने का विश्वास है, उसके नाम ऐसा न्यायालय एक समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश, ठीक है। तो न्यायालय जब जारी करेगा तो क्या हो जाएगा, वो समन हो जाएगा। और जब पुलिस अधिकारी करेगा तो क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा ना। उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी करता है, कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे, ठीक है। तो 91 का ऑर्डर ऐसे करके रहता है, ठीक है, आदेश ऐसे करके। तो ये यहाँ पे याद रखना जो है वो क्या है, न्यायालय भी जारी कर सकता है ना, और पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी भी जारी कर सकता है। अब उसके बाद देखो, उपधारा 2 जो है वो, मतलब देखो, सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या है, किसी चीज को आपको अगर मंगाना है तो उसके लिए ये उपबंध। अब उसके बाद उपधारा 2 देखो, यदि कोई व्यक्ति जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की ही अपेक्षा की गई है, उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने, हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है। उसके बाद देखो, उपधारा 3 जो है, इस धारा की कोई बात का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 123 और 124 या बैंकार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। तो ये जो धारा है इसका प्रभाव जो है इन दोनों पे नहीं पड़ेगा। और उसके बाद डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्ट कार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी। तो यहाँ पे जो धारा, उपधारा 3 है वो ये बताता है कि ये इस धारा के जो प्रावधान है वो कहाँ कहाँ लागू नहीं होंगे। उसके बाद देखिए, धारा 92 जो है वो बोलता है पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया। तो यहाँ उपधारा 1, यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, इसको बोलते हैं डीएम, ठीक है, और मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट को बोलते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट को सीजेएम, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा की कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए चाहिए, तो वह मजिस्ट्रेट न्यायालय यथास्थिति डाक या तार प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उस दस्तावेज, पार्सल, चीज या परिधान उस व्यक्ति को जिसका वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश दे कर दिया जाए। उपधारा 2, यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट, चाहे वह कार्यपालक या न्यायिक है, या किसी पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में ऐसी कोई दस्तावेज, पार्सल, चीज किसी प्रयोजन के लिए चाहिए, तो वह यथास्थिति डाकतार प्राधिकारी
से अपेक्षा कर सकता है कि वह दस्तावेज पार्सल चीज के लिए तलाशी कराए और उसे उपधारा 1 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय के आदेश के मिलने तक निरुद्ध रखे हैं ऐसे। ठीक है, तो ये जो धारा 92 था वो किसके लिए था? डाक और तार के लिए। अब उसके बाद देखना जो बी है, तलाशी वारंट। ठीक है, तो अब क्या है, ये धारा 93, तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है? तो उपधारा 1 खंड का जो है कि जहां किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसको धारा 91 के अधीन समन या आदेश या धारा 92 की उपधारा 1 के अधीन अपेक्षा संबोधित की गई है या की जाती है, ऐसे समन या अपेक्षा द्वारा अपेक्षित दस्तावेज या चीज को पेश नहीं करेगा या हो सकता है कि पेश न करे, अथवा ख जहां ऐसी दस्तावेज या चीज के बारे में न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि वह किस व्यक्ति के कब्जे में है, अथवा ग जहां न्यायालय यह समझता है कि इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाइयों के प्रयोजन के लिए पूर्ति साधारण तलाशी निरीक्षण से होगी, वहां वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है। और वह व्यक्ति जिसे ऐसे वारंट निर्दिष्ट है उसके अनुसार और इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तलाशी ले सकता है या निरीक्षण कर सकता है। तो उपधारा 2 धारा 93 की, यदि न्यायालय यह ठीक समझता है तो वारंट में उस विशिष्ट स्थान और उसके भाग में विनिर्दिष्ट कर सकता है और केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण होगा, तथा वह व्यक्ति जिसको ऐसे वारंट के निष्पादन का भार सौंपा गया है केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा जो विनिर्दिष्ट है। उसके बाद उपधारा 3, इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। तो कौन कर सकता है? केवल डाक तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई दस्तावेज या पार्सल है उसके लिए वारंट जारी कर सकता है, तो जिला मजिस्ट्रेट है ना, और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। उसके बाद धारा 94, उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह। तो उपधारा 1, यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलने पर और ऐसी जांच के पश्चात जैसी वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई किसी स्थान में चुराई हुई संपत्ति के निक्षेप या विक्रय के लिए किसी ऐसे आपत्तिजनक वस्तु के जिसको यह धारा लागू होती है, निक्षेप, विक्रय या उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, या कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान में निक्षिप्त है, तो वह कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा प्राधिकार दे सकता है कि वह का उस स्थान में ऐसी सहायता के साथ जैसी आवश्यक हो प्रवेश करे, ख वारंट में विनिर्दिष्ट रीति से उसकी तलाशी ले, और ग वहां पाई गई किसी भी वस्तु या संपत्ति या वस्तु को जिसके चुराई हुई संपत्ति या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु जिसको यह धारा लागू होती है होने का उसे उचित संदेह है, कब्जे में ले ले। ऐसी संपत्ति वस्तु को मजिस्ट्रेट के पास ले जाए, अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने पर उसको उसी स्थान पर पहरे में रखे या अन्यथा उसे किसी सुरक्षित स्थान में रखे। अंग, ऐसे स्थान में पाए गए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अभिरक्षा में ले ले और मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाए जिसके बारे में प्रतीत हो कि वह किसी संपत्ति या वस्तु के निक्षेप, विक्रय, उत्पादन में यह जानते हुए या संदेह करने का उचित कारण रखते हुए संसर्गी रहा है कि यथास्थिति वह चुराई हुई संपत्ति या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु जिसको यह धारा लागू होती है। उपधारा 2, वे आपत्तिजनक वस्तुएं जिनको यह धारा लागू होती है वो निम्नलिखित है। तो क्या क्या है बताई है कि कूटकृत सिक्का, धातु टोकन अधिनियम 1889 के उल्लंघन में बनाए गए अथवा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 11 के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के उल्लंघन में भारत में लाए गए धातु खंड, कूटकृत करेंसी नोट, कूटकृत स्टाम्प, कूटरचित दस्तावेज, नकली मुद्राएं, भारतीय दंड संहिता की धारा 292 में निर्दिष्ट अश्लील वस्तुएं,
और 6, खंड क से च तक के खंडों में उल्लिखित वस्तुओं में से किसी के उत्पादन के लिए प्रयुक्त उपकरण या सामग्री। धारा 95 कुछ प्रकाशनों के संप्रहित होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। तो उपधारा 1, जहां राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी समाचार पत्र या पुस्तक में अथवा किसी दस्तावेज में, चाहे वह कहीं भी मुद्रित हो, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए या धारा 153 ए, धारा 153 बी, धारा 292, 293, 295 ए के अधीन दंडनीय है, वहां राज्य सरकार ऐसी बात अंतर्विष्ट करने वाले समाचार पत्र के अंक के प्रत्येक प्रति का और ऐसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज के प्रत्येक प्रति का सरकार के पक्ष में संपहरण कर लिए जाने की घोषणा अपनी राय के आधारों का कथन करते हुए अधिसूचना द्वारा जारी कर सकती है। और तब भारत में जहां कहीं भी मिले कोई भी पुलिस अधिकारी उसे अधिकृत कर सकेगा और कोई मजिस्ट्रेट उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को किसी ऐसे परिसर में जहां ऐसे किसी अंक की कोई प्रति या ऐसी कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज है या उसके होने का उचित संदेह है, प्रवेश करे करने और उसके तलाशी लेने के लिए वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकता है। उपधारा 2 जो है, इस धारा में और धारा 96 में समाचार पत्र पुस्तक के वे ही अर्थ होंगे जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 में है, और दस्तावेज के अंतर्गत रंग चित्र, रेखा चित्र या फोटो चित्र या अन्य दृश्य रूपण भी है। उपधारा 3, इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही को किसी न्यायालय में धारा 96 के उपबंधों के अनुसार ही प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। धारा 96 संपहरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। तो धारा 1, किसी ऐसे समाचार पत्र पुस्तक या अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में धारा 95 के अधीन संपहरण की घोषणा की गई है, कोई हित रखने वाला कोई व्यक्ति उस घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 मास के अंदर उस घोषणा को इस आधार पर अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है जहां समाचार पत्र के उस अंक अथवा अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में घोषणा की गई थी कि कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट नहीं है जो धारा 95 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है। उपधारा 2, जहां उच्च न्यायालय में 3 या अधिक न्यायाधीश हैं, वहां ऐसा प्रत्येक आवेदन उच्च न्यायालय में से 3 न्यायाधीशों से बनी विशेष पीठ द्वारा सुना और अवधारित किया जाएगा। और जहां उच्च न्यायालय में 3 से कम न्यायाधीश हैं, वहां ऐसी विशेष न्यायपीठ में उस उच्च न्यायालय के सब न्यायाधीश होंगे। उपधारा 3, किसी समाचार पत्र के संबंध में किसी आवेदन की सुनवाई में उस समाचार पत्र में जिसकी बाबत संपारण की घोषणा की गई थी, अंतर्विष्ट शब्दों, चिन्हों या दृश्य रूपणों की प्रकृति या प्रवृत्ति के सबूत में सहायता के लिए उस समाचार पत्र की कोई प्रति साक्ष्य में दी जा सकेगी। उपधारा 4, यदि उच्च न्यायालय का इस बारे में समाधान नहीं होता कि समाचार पत्र के उस अंक में या उस पुस्तक या अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में वह आवेदन किया गया है कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जो धारा 95 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है, तो वह संपहरण की घोषणा को अपास्त कर सकती है। उपधारा 5, जहां उन न्यायाधीशों में से जिन से विशेष न्यायपीठ बनी है मतभेद है, वहां विनिश्चय उन न्यायाधीशों की बहुसंख्या की राय के अनुसार होगा। धारा 97, सदोष परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी। तो यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी, यहाँ पे देखना प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है ना, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, इसको जेएमएफसी बोलते हैं, परिरुद्ध हैं जिनमें वह परिरोध अपराध की कोटि में आता है, तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है। और वह व्यक्ति जिसको ऐसा वारंट निर्दिष्ट किया जाता है, ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी ले सकता है और ऐसी तलाशी तदनुसार ही ली जाएगी। और यदि वह व्यक्ति मिल जाए तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा जो आदेश करेगा, जैसा
उस मामले की परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो। धारा 98 अपहृत स्त्रियों को वापस लाने के लिए विवश करने की शक्ति। तो किसी स्त्री या 18 वर्ष से कम आयु के किसी बालिका के किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किए जाने या विधि विरुद्ध निरुद्ध रखे जाने का शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह आदेश कर सकता है कि उस स्त्री को तुरंत स्वतंत्र किया जाए। वह बालिका उसके पति, माता पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को जो उस बालिका का विधिपूर्ण भार साधक है तुरंत वापस कर दी जाए। ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा जैसा आवश्यक हो करा सकता है। अब सी देखिए, तलाशी संबंधी साधारण उपबंध क्या है। तो धारा 99 तलाशी वारंट का निदेशन आदि। धारा 38 70 72 74 77 78 और 79 के उपबंध जहां तक हो सके उन सब तलाशी वारंटों को लागू होंगे जो धारा 93 94 95 और 97 के अधीन दिए जाते हैं। जो चीजें हमने पढ़ी हैं धारा 38 70 72 74 77 78 और 89 में, उनके उपबंध लागू होंगे। धारा 100 जो है कि बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। उपधारा 1 जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाला कोई स्थान बंद है, तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका भार साधक व्यक्ति उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति की जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, मांग पर वारंट के पेश किए जाने पर उसे उसमें अबाध प्रवेश करने देगा और वहां तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। उपधारा 2 यदि उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश नहीं हो सकता तो वह अधिकारी अन्य व्यक्ति जो वारंट का निष्पादन कर रहा है धारा 47 की उपधारा 2 द्वारा उपबंधित रीति से कार्यवाही करेगा। उपधारा 3 जहां की किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो ऐसे स्थान में है या उसके आसपास है, उचित रूप से संदेह किया जाता है कि वह अपने शरीर पर ऐसी वस्तु छिपाएगा जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए, तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। और यदि वह व्यक्ति स्त्री है तो तलाशी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा ही ली जाएगी। उपधारा 4 इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति जब तलाशी लेने ही वाला हो तो तलाशी में हाजिर रहने और उसके साक्षी बनने के लिए उस मोहल्ले के जिसमें तलाशी लिए जाने वाला स्थान है, दो या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को यदि उक्त मोहल्ले का ऐसा कोई निवासी नहीं मिलता है या उस तलाशी का साक्षी होने के लिए रजामंद नहीं है, तो किसी अन्य मोहल्ले के ऐसे निवासियों को बुलाएगा और उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश दे सके। ठीक है। फिर उसके बाद उपधारा 5 तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिगृहित सब चीजों की और जिन जिन स्थानों में पाई गई है उसकी सूची ऐसे अधिकारी या अन्य अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे साक्षियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। किंतु इस धारा के अधीन तलाशी के साक्षी बनने वाले किसी व्यक्ति से तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा उस दशा में की जा सकेगी जब वह न्यायालय द्वारा विशेष रूप से समन किया गया हो। धारा 6 तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को और उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर होने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में दी जाएगी और इस धारा के अधीन तैयार किए गए उक्त साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची एक प्रतिलिपि ऐसे अधिभोगी या ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी। धारा 7 जब किसी व्यक्ति की तलाशी धारा 3 के अधीन ली जाती है तब कब्जे में ली गई सब चीजों की सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी। धारा 8 कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए ऐसे लिखित आदेश जो उसे परिदत्त या निवेदित किया है बुलाए जाने पर ऐसा करने के से उचित कारण के बिना इनकार करता है, उसमें उपेक्षा करता है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 187 के अधीन अपराध किया है। धारा 101 अधिकारिता से परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्यय। तो जब तलाशी वारंट को किसी ऐसे स्थान में निष्पादित करने में
जो उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया स्थानीय अधिकारिता से परे है, उन चीजों में से जिनके लिए तलाशी ली गई है कोई चीजें पाई जाएं, तब वे चीजें इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन तैयार की गई उनकी सूची के सहित उस न्यायालय के समक्ष जिसने वारंट जारी किया था तुरंत ले जाई जाएंगी। किंतु यदि वह स्थान ऐसे न्यायालय की अपेक्षा उस मजिस्ट्रेट के अधिक समीप है जो वहां अधिकारिता रखता है, तो सूची और चीजें उस मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत ले जाई जाएंगी और जब तक प्रतिकूल अच्छा कारण न हो वह मजिस्ट्रेट उन्हें ऐसे न्यायालय के पास ले जाने के लिए प्राधिकृत करने का आदेश देगा। देखें प्रकीर्ण धारा 102 कुछ संपत्तियों को अभिगृहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। तो धारा 1, कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसी संपत्ति को अभिगृहित कर सकता है जिसके बारे में यह अभिकथन या संदेह है कि वह चुराई हुई है अथवा जो ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है जिनसे किसी अपराध के किए जाने का संदेह। धारा 2, यदि पुलिस अधिकारी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के अधीनस्थ है तो वह उस अभिग्रहण की रिपोर्ट उस अधिकारी को तत्काल देगा। धारा 3, धारा 1 के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अभिग्रहण की रिपोर्ट तुरंत देगा और जहां अभिगृहित संपत्ति ऐसी है कि वह सुगमता से न्यायालय में नहीं लाई जा सकती या जहां ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई है या जहां अन्वेषण के प्रयोजन के लिए संपत्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरंतर रखा जाना आवश्यक नहीं समझा जाता, वहां वह संपत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में देगा जो यह वचनबद्ध करते हुए बंध पत्र निष्पादित करे कि वह संपत्ति को जब कभी अपेक्षा की जाए न्यायालय के समक्ष पेश करेगा और उसके व्ययन के बाबत न्यायालय के अतिरिक्त आदेशों का पालन करेगा। परंतु जहां धारा 1 के अधीन अभिगृहित की गई संपत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील हो और यदि ऐसी संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात हो अथवा अनुपस्थित है तो ऐसी संपत्ति का मूल्य 500 रुपए से कम है तो उसका पुलिस अधीक्षक के आदेश से तत्काल नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा और धारा 457 और धारा 458 के उपबंध यथा साध्य निकटतम रूप में ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों को लागू होंगे। धारा 103, मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। तो कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। धारा 104 जो है पेश की गई दस्तावेज आदि को परिरुद्ध करने की शक्ति। तो यदि कोई न्यायालय यह ठीक समझता है तो वह किसी दस्तावेज या चीज को जो इस संहिता के अधीन उसके समक्ष पेश की गई है परिबद्ध कर सकता है। धारा 105 आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था। तो धारा 1, जहां उन राज्य क्षेत्रों का कोई न्यायालय जिन पर इस संहिता का विस्तार है जिन्हें इसके पश्चात इस धारा में उक्त राज्य क्षेत्र कहा गया है यह चाहता है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम से किसी सम्मन की, दूसरा किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की और किसी व्यक्ति के नाम पर यह अपेक्षा करने वाले ऐसे किसी समन की या वह किसी दस्तावेज या अन्य चीज को पेश अथवा हाजिर हो उसे पेश करने की और किसी तलाशी वारंट की जो उस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है तामील या निष्पादन किसी ऐसे स्थान में जो उक्त राज्य क्षेत्रों के बाहर भारत के किसी राज्य क्षेत्र के न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर हैं, वहां वह ऐसे समन या वारंट की तामील या निष्पादन के लिए 2 प्रतियों में से उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पास डाक द्वारा अन्यथा भेज सकता है और जहां खंड क और या खंड ग में निर्दिष्ट किसी समन की तामील इस प्रकार कर दी गई है वहां धारा 68 के उपबंध उस समन के संबंध में ऐसे लागू होंगे मानो जिस न्यायालय को वह भेजा गया है उसका पीठासीन अधिकारी उक्त राज्य क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट है। और दूसरा, भारत के बाहर ऐसे देश या स्थान में जिसके बाबत केंद्रीय सरकार दांडिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील या निष्पादन के लिए ऐसे देश या स्थान की सरकार के जिसे इस धारा में इसके पश्चात संविधाकारी राज्य कहा गया है साथ व्यवस्था की गई है, वहां वह ऐसे न्यायालय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट ऐसे समन या वारंट की 2 प्रतियों में से ऐसे प्रारूप में और पारेषण के लिए ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे। धारा 2, जहां उक्त राज्य क्षेत्र के न्यायालय को किसी अभियुक्त व्यक्ति के लिए कोई समन किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट
और किसी व्यक्ति को यह अपेक्षा करने वाला कोई समन कि वह कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करे या हाजिर हो या उसे पेश करे, अथवा वह कोई तलाशी वारंट जो निम्नलिखित में से किसी के द्वारा जारी किया गया है, उक्त राज्य क्षेत्र के बाहर भारत के किसी राज्य या राज्य क्षेत्र के न्यायालय में और किसी संविधाकारी राज्य का कोई न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट तामील या निष्पादन के लिए प्राप्त होता है, वहां उसकी तामील या निष्पादन ऐसे कराएगा मानो वह ऐसा समन या वारंट जो उसे उक्त राज्य क्षेत्रों के किसी न्यायालय से अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर तामील या निष्पादन के लिए प्राप्त हुआ है, और जहां का गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित कर दिया जाता है, वहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के बारे में कार्रवाई यथासंभव धारा 80 और 81 द्वारा विहित क्रिया के अनुसार की जाएगी। और तलाशी वारंट निष्पादित कर दिया जाता है, वहां तलाशी के पाई गई चीजों के बारे में कार्रवाई यथासंभव धारा 101 में विहित प्रक्रिया के अनुसार ही की जाएगी। परंतु उस मामले में जहां संविधाकारी राज्य से प्राप्त समन या तलाशी वारंट का निष्पादन कर दिया गया है, तलाशी में पेश किए गए दस्तावेज या चीजें या पाई गई चीजें समन या तलाशी वारंट जारी करने वाले न्यायालय की ऐसे प्राधिकारी की मार्फत अग्रेषित की जाएंगी जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट करे। तो ये अध्याय खत्म होता है।